नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हमें पता है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये होता है ना? कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, इवन चाहे नेट का हो, टीजीटी, पीजीटी का हो, पीसीएस का हो, इवन जेएनयू के एंट्रेंस वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रहे हो एमए के लिए, तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। और ऐसे में ये वीडियो आप सभी के लिए इसलिए मददगार साबित हो सकता है कि जब हम आईएएस और पीसीएस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे या उस लेवल का पढ़ाई करेंगे, तो एक एनालिटिकल अप्रोच ना जो सब्जेक्ट के प्रति होगा वो आपका यहाँ डेवलप हो जाएगा। फिर जो आपको वन डे एग्जाम के लिए होता है ना कि वन लाइनर आपको पढ़ना होता है, तो वन लाइनर उतना सुविधाजनक नहीं होता है कि आपको चीजें वो कंठस्थ करा सके। लेकिन अगर क्योंकि आपको उसका थोड़ा सा आगे पीछे का विश्लेषणात्मक जो भाग होता है, अगर वो समझ आया होता है, तो इवन आप फैक्चुअल चीजें भूल भी जाते हो, तो भी आप कोरिलेट करके चीजों को निकाल सकते हो। ये आपको एक ना एवज में रखता है, ये आपकी एक स्ट्रेंथ के तौर पे आता है। तो देखिए आपको ये मैंने यहाँ पे तो फाइनली मेंशन कर दिया मास्टर वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, लेकिन बेसिकली मैं बता रही हूँ कि ये जो हमारा वीडियो बन रहा है, ये आईएएस के ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं, वैकल्पिक विषय, तो उसके लिए ये बनाया जा रहा है। हालांकि मैं ये मान के चलती हूँ कि एक छतरी के नीचे आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा, वो चाहे फैक्चुअल हो, फैक्चुअल के साथ साथ आपको जो है उसका जो है विश्लेषणात्मक पार्ट दोनों मिल जाएगा देखने को। तो देखिए जो हमारा आईएएस का फर्स्ट पेपर होता है, आईएएस के फर्स्ट पेपर में पेपर तो दो होते हैं उसमें, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें खंड का और खा रहता है, और जो पेपर दूसरा वाला होता है उसमें खंड का और खा ये दो रहता है। तो बेसिकली प्रश्न पत्र एक, उसमें भी आपका खंड का और खा करके है, और जो दूसरा वाला पेपर है उसमें भी खंड का और खा करके दो है। यानी आपको फर्स्ट पेपर में दो चीजों को कवर करना है, एक भाषा से संबंधित पूरी समृद्ध आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जो सेकंड पार्ट है उसका हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आज जो हम लेके चल रहे हो वो फर्स्ट पेपर का जो खंड खा वाला पार्ट है, कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पता हो, है ना? प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है, और काफी चीजें हैं जो आपको अभी पढ़ाएंगे। और बाकी सेकेंड पेपर का मैं इसके समानांतर लेके चल रही हूँ। जैसा कि आप दिव्या उपन्यास देख रहे हैं, यशपाल जी का दिव्या उपन्यास साइड बाय साइड आपका चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पे ऑप्शनल के दोनों चीजों को, आप दोनों पेपर को साथ में लेके चल सकते हैं। यानी एक आप फर्स्ट पेपर का खंड खा पार्ट पहले कंप्लीट करिए, और जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर पे आप मनोरंजन हेतु एक एक करके, चाहे प्रेमचंद जी का गोदान है, प्रसाद जी का स्कंद गुप्त होगा, इस्पाल जी का दिव्या मैं करा ही रही हूँ, तो इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। तो पैरेलल आपका समानांतर दो पेपर आपका कंप्लीट होता चलेगा। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे ये भाग दो मेंशन कर दिया गया, तो ये थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, भाग एक्चुअली ये एक है आपकी। लगातार इसी की ना कंटिन्यूएशन में आपका भाग मिलता रहेगा, आगे आप देखते रहेंगे तो ये आगे चलता रहेगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ये देखिए ये है आपका सिलेबस। हमने बताया फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में आपने देखना है, फर्स्ट पेपर में भाग का और भाग खा, ये दो पेपर है। अब ये जो फर्स्ट का जो भाग दो है आपका, भाग खा है जो, इस खा भाग में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रासंगिकता और महत्व। सबसे पहले तो जब आप इसको पढ़ रहे हो, इवन हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब आज के वर्तमान दौर में क्या ये प्रासंगिक है कि नहीं है। यानी आप जब तुलसी, कबीर जी को, सूरदास जी को, जासी जी को, बिहारी जी को, घनानंद को, पद्माकर को, किसी को भी पढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम साहित्यकारों में शुमार हो, बट उन्होंने जो रचनाएं अपने समकालीन या अपनी वस्तु स्थिति को देखकर अपने वातावरण में रचना की, क्या वर्तमान कालीन संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या वो आगे की दशा दिशा तय करता है या नहीं करता? अगर करता है तो भाई वो प्रासंगिक है, नहीं करता तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप हिंदी साहित्य के इतिहास में, है ना, आप पूरे इतिहास की जानकारी की केंद्र में पहले रखोगे कि आपके लिए प्रासंगिक है नहीं, क्योंकि यूपीएससी आपसे पर्सनली ये डिमांड करता है, वो उसका यही अप्रोच होता है कि भाई जो आप पढ़ के आए हो
वो क्या आपने पढ़ा है तो उसको अप्लाइड फॉर्म में यानी सिद्धांत के तौर पे तो आपने समझ लिया, क्या उसके व्यवहारिक पक्ष को आप वर्तमानकालीन संदर्भ में उजागर कर सकते हो कि नहीं? उसकी क्षमता आप में है कि नहीं है? और उसकी क्षमता आप में तभी होगी जब आप किसी भी, चाहे आप बिहारी को पढ़ रहे हो, है ना? चाहे आप बिहारी को पढ़ रहे हैं या आप मान लीजिए कबीर को, है ना? तो उनकी साखियों को आपने पढ़ा और आपको अच्छी खासी समझ है, तो वर्तमानकालीन समस्या के साथ उसको जोड़ के आप बता सकते हैं, यस सर, ये इस प्रकार वर्तमानकालीन संदर्भ में देखा जाए तो हमारे लिए प्रासंगिक है। तो आप ना पहले प्रासंगिक की बातों को समझेंगे कि प्रासंगिकता क्या होता है, महत्व क्या है प्रासंगिकता का, प्रासंगिकता के प्रतिमान क्या होते हैं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रति उत्तर के रूप में होंगे। एंड सेकेंड इज द मोस्ट थिंग की महत्व, है ना, रिलेटिव थिंग्स आप पढ़ रहे हो कि नहीं, इंपॉर्टेंस है कि नहीं उसका, तो फिर ये आपको पढ़ना है। एंड थर्ड, जो उसकी परंपरा क्या है, यानी आपका जो फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है जो बोलता है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो ये कहता है कि आप इतिहास जानो, इतिहास को आज के परिप्रेक्ष्य में देखो प्रासंगिक है या नहीं, क्या जो प्रासंगिकता के प्रतिमान है उस पे वो खरा उतरता है कि नहीं, क्या आप जो हिंदी पढ़ रहे हो वो आपके जीवन में महत्वकारी है या नहीं, अगर है तो किस प्रकार है। और इसी प्रकार आपसे पूछता है कि जो लिखित रूप में आपके सामने आया, तो कुछ ना कुछ एक परंपरा रही होगी, है ना? जैसे आप हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री में आप देखते हो तो आपने देखना कि हाँ, प्राचीन देख रहे हो, फिर मिडाइवल में देख रहे हो कि मध्यकालीन है, फिर आधुनिक के संदर्भ में, यानी समय के साथ स्थितियों में जब जब परिवर्तन हुआ, क्या आपके इतिहास ने, आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास ने उसे अपने जो दायरे है, उसमें उन चीजों को लाया कि नहीं लाया, कि उससे बाहर ही रह गया। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे। अब देखिए, आपने यहाँ पे पहले एक बार सिलेबस को देख लेना है कि ठीक है, मैं प्रासंगिकता, महत्व और परंपरा पे पहले हाईलाइट करूंगी या पहले उस पर प्रकाश डालूंगी। जस्ट इसके बाद इस सिलेबस में मेंशन कर रखा है, आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो 4 काल कौन से हैं? वो है भक्ति काल, आदिकाल है, फिर भक्ति काल है, रीति काल, आधुनिक काल, प्रमुख लेखक। अब देखिए, जैसे आपने इन लोगों को पढ़ा, मतलब मूल जो है आपने पूरा समझ लिया अच्छे से, क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना। फिर बताते हैं कि ठीक है, अब ये काल में डिवीजन हुआ है इसका, है ना, विभक्त है सभी कालों में। तो आपको सबसे पहले आदि काल आता है, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो आदि काल आता है। आदि यानी प्रारंभिक काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया था। फिर उस काल में क्या क्या चीज प्रमुखता थी, सिद्धनाथ, रासो साहित्य, तो वो आपको मेंशन किया गया, आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन इधर से पुट होता है। ऐसे ही कुछ देखिए नेम मेंशन किए गए हैं। नेम मेंशन देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करा दे रही हूँ, बाकी जैसे जैसे हम लोगों का चलता रहेगा, मैं वापस बार बार सिलेबस इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, मुझे यहाँ तक पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाना है। और अच्छी बात ये है कि आपके पीसीएस में भी यही सब मेंशन है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए हमें अलग से वो करना है, क्योंकि ये अपने आप पे सफिशियंट है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो हिंदी का, अगर आपने अच्छी समझ विकसित की, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ये है कि आदिकाल आप पढ़ रहे हो, है ना, इसमें सिद्ध है, नाट्य है, राष्ट्र साहित्य है। अब इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया कि जब इन काल में, है ना, और साहित्य को अलग अलग पढ़ते हो तो उस साहित्य में कुछ खास साहित्यकार है जिन्होंने अपने युग में, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन करता है, साहित्य हमेशा उन्हीं को याद रखता है ना। जीवन में आपको देखते हैं बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन आप याद किनको रखते हैं? सेम थिंग यहाँ भी है कि ग्लोबल लेवल पे भी आप देखो, वैश्विक स्तर पे भी याद उन्हीं को रखा जाता है जिन्होंने मेजर चेंजिंग की है। जैसे भारतेंदु योग, है ना, भारतेंदु जी ऐसे आए कि उन्होंने नवजागरण के प्रणेता के साथ एक हिंदी को नई दिशा दे दी कि आपको इस दिशा में बढ़ना है, हम यहाँ पे पहुंचे थे। द्विवेदी युग को व्याकरण सम्मत दृष्टि से देखा जाए, और इसी तरह रामचंद्र शुक्ल को आप देखते हैं ना कि निबंध साहित्य में उन्होंने तो क्रांति ही मचा दी। आप चाहे कविता क्या है पढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति पढ़ते हैं, तो ओवरऑल आपने देखना है कि ठीक है, इसमें आपको सिद्धनाथ, रासो साहित्य के बारे में समझना, फिर चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद विद्यापति, फिर भक्ति काल में आप आ जाएंगे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और कबीर के बारे में, जायसी के बारे में, शूर के बारे में, तुलसी के बारे में। इवन रीति काल में आप एंट्री करोगे तो आपको क्या होता है, रीति काल, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, इन तीनों में अंतर करके फिर जो जो प्रतिनिधित्व करता है इन कालों के प्रमुख रूप से, चाहे वो केशव है, बिहारी है, पद्माकर है, घनानंद है, सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है। और आपका जो मैं अभी सेकंड वाला जो करा रही हूँ दिव्या उपन्यास, उसको देखते चलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ देखना है यशपाल जी को, यहाँ मैंने ये किया है,
यशपाल जी का दिव्या, वो सेकंड पेपर का आपका चल रहा है, आप वहां से करते रहिए, फर्स्ट पेपर इधर से करते रहिए। अब देखिए, ये मैंने आपको यूपीएससी का पेपर दिखा दिया, और लोगों को मैंने इसलिए टीजीटी पीजीटी और चीजें डाले थे क्योंकि अगर आपने एमए वगैरह हिंदी से लिया है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं कि जेआरएफ वगैरह में वो बैठते ही बैठते हैं। ये देखिए, ये आपका वैसे जीआईसी का आई थिंक है कि यहाँ पे आपके देखिए मेंशन किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन। अरे सिलेबस आएंगे कहाँ से भाई, है ना? जब आपका मेन यही है उद्भव और विकास में, तो आएगा यही सारी चीजें। तो मतलब आप एक पंथ कई काम कर सकते हो, कुछ ऐसा है फीचर। अगर आप अच्छी जानकारी ले लेते हो तो आपको रिलेटेड टू हिंदी जितने भी आप क्वालिफाई एग्जाम के लिए बैठेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा आपका। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन का कुछ दे दिया था, हालांकि थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में किस प्रकार पूछे गए, जैसे मिश्र बंधु विनोद, है ना, इनका आपको महत्व बताना है। मिश्र बंधु 3 भाई होते हैं, आपको इन पे टिप्पणी करनी है ना, अच्छे से। आप मतलब छोड़ ही नहीं सकते, 150 में अगर बोल दिया तो टिप्पणी करनी है। भक्तमाल पे टिप्पणी दे दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि औपचारिक लेखन, अनौपचारिक। जैसे आपने जो क्रांतिकारी काल में मतलब जो व्यक्तित्व ऐसे आते हैं कि जिन्होंने क्रांति मचा दी हिंदी में, जैसे रामचंद्र शुक्ल, तो ऐसा नहीं रहा कि इतिहास लिखा ही नहीं जा रहा था। लेकिन जब वो आए तो ये होता है कि प्रमाणिक इतिहास लेखन कब से शुरू हुआ, अप्रामाणिक लेखन क्यों हो रहा था, अप्रामाणिक लेखन की विशेषता क्या, प्रामाणिक लेखन की क्या विशेषता है। तो देखिए, इन्होंने भक्तमाल, नाभादास का भक्तमाल पे भी आ गया। मतलब आपको है ना, औपचारिक लेखन को भी ऐसे बिल्कुल बाईपास नहीं करना है। कहीं से भी टिप्पणी आपको 150 में आ जाता है, और टिप्पणी को तो आपको छोड़ना भी नहीं होता है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का उल्लेख करना है, साहित्य के इतिहासों का इतिहास बताना है। अब देखिए, यूपी सिविल सर्विस में भी इससे क्वेश्चन कैसे आए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, मैंने 3 चीजें यहाँ पे ऊपर आपको दिखाया था। आज का मेरा ये क्वेश्चन देखिए, 3 चीजें कवर करने का, प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है ना, फिर लेखन परंपरा, ये 3 चीजें हमको लेके चलनी है। तो आगे आगे धीरे धीरे फिर आगे चलता रहेगा और भी चीजें, है ना, आपका आदिकाल भक्ति काल वो सब आता रहेगा। बेसिकली ये है कि मैं कूद के नहीं कराऊंगी, सीरियल वाइज मेरा चलेगा। देखिए, वो मैंने आपको पेपर दिखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी के भी दिखा दिए, पीसीएस के भी दिखा दिए, जीआईसी में सिलेबस मेंशन उसका दिखा दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो। देखिए कितने अच्छे से ये इकाई फर्स्ट, हिंदी भाषा और उसका विकास। अब बताइए, इसको जो कोई भी बंदा यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है और उसने क्या कर लिया, प्रश्न पत्र एक, है ना, प्रश्न पत्र एक को उसने क्या कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफिशियल पढ़ाई कर ली, बल्कि थोड़ा सा डेप्थ में उसने कर लिया। तो आप बताइए कि जो आपकी यूपीएससी में क्या है, अपभ्रंश है, अवहट है, ये हिंदी है फिर। तो ये देखिए, यहाँ पे पाली प्रकृत, अब मान लीजिए पाली प्रकृत ठीक है, यूपीएससी में नहीं है, पीसीएस में है, पर आप पाली प्रकृत, सरसेनी, अर्धमगधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषता, अपभ्रंश, अवहट, ये सारी चीजें अगर वहां पे कर लिए तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करने में? नहीं, थोड़ा सा बस फैक्चुअल बेस्ड होगा, वहां थोड़ा एनालिटिकल पार्ट होगा, बस इतना ही है। बट अगर आपने वहां से अच्छे से पढ़ाई की है तो फिर ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। अब देखिए, इसका सेकेंड पेपर, देखिए मैंने कहा ना कि आपने एमए कर रहे हैं और जेआरएफ नेट में आपको बैठना ही बैठना है, और यूपीएससी का आपने ऑप्शनल हिंदी रख लिया है, तो निश्चिंत होकर आप इसके साथ आ सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, देखिए इसमें तो और डिटेल से दिया गया है। यानी यूपीएससी आप ऑप्शनल का लेके चलते हो, तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई बंदा बीए ऑनर्स कर रहा है हिंदी लिटरेचर से, तो वो तो एक महासागर जैसा, उसके एक बूंद में आप देखो तो हिंदी साहित्य का इतिहास यूपीएससी मेंशन करता है अपने सिलेबस में। और नेट जेआरएफ में अगर आप देखते हो तो संपूर्ण जानकारी की आपसे मांग करता है कि एमए लेवल के आपने उधर हिंदी करके और आप उसमें जेआरएफ करके इवन आप पीएचडी वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हो, कुछ ऐसा करता है। तो देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, लेखन की पद्धतियां क्या है, विशेषता क्या है, प्रवृत्तियां क्या है ना, रासो साहित्य, पूरा वही है, आपको कुछ नहीं अलग मिलेगा। आप इसमें देख सकते हैं, मैं बार बार एक बार जो भी टॉपिक लेके चलूंगी आपको एक बार रिकॉल कराती रहूंगी। फाइनली अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। आपको मैंने अभी तक ओवरव्यू दे दिया है, जितना जिस्ट मुझे देना था कंप्लीट मैंने बता दिया है कि आज हम लोग प्रश्न पत्र एक का खंड खा का हिंदी साहित्य का इतिहास लेके चल रहे हैं। पहला टॉपिक उसमें हमने बताना था कि प्रासंगिकता वगैरह के बारे में, है ना, यहाँ पे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, महत्व और ये सारी चीजें क्या है, और इस तरीके से चलेगा आगे।
सबसे पहले क्योंकि आप साहित्य पढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ें ऐसा ना हो कि कोई आपसे खड़ा हो और पूछ दे कि साहित्य क्या होता है और आपको पता ही नहीं साहित्य क्या है। या उसने पूछ दिया साहित्य का इतिहास क्या तो पता नहीं, प्रासंगिकता पूछ दिया तो पता नहीं, महत्व पूछ दिया तो पता नहीं, फिर रिलेवेंसी पूछ दी तो कुछ भी पता नहीं। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में इस चैनल का नाम भी जिस तरीके से कि हमारा गर्व हिंदी है ना? क्यों है? क्योंकि हम हिंदी को सिर्फ़ ने सुपरफिशियल लेवल पे ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के निकालने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन जब आता है जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कि उसका मीन्स क्या है ना? मतलब क्या है? क्यों पढ़ रहे हो? देखिए साहित्य, साहित्य सा प्लस अगर हित आप जोड़ के ऐसा करो, तो ये क्या अपने आप में क्या चीज़ों को समाहित करता है? वो बताता है कि सा उद्देश्य, एक उद्देश्य के साथ आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो। उद्देश्य क्या है? जन चेतना को जागृत करने का। जन चेतना को जागृत करने का, एक दिशा देने का। क्या? और साथ ही साथ क्या करना है? साहित्य क्या करेगा? एक उद्देश्य के साथ आपको जीवन जीना सिखाएगा और सबसे बड़ी बात तो ये आपको संवेदनशील बनाएगा। साहित्य सभी के हितों को ये जोड़ के चलने वाला है, इसलिए आप साहित्य पढ़ते हो। अब एक एग्जाम्पल ले लो कि साहित्य पढ़ते वक़्त आप कैसे संवेदनशील बनते हो? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक साइंस का बुक उठा लिया, ठीक है? साइंस में आपने ह्यूमन बीइंग्स की कोई भी आपने पढ़ ली कि कैसे-कैसे मानव का संरचना होता है या कोई शारीरिक जो संरचना में कोई भी मतलब आप ले लिए कि हाथ-पैर है, तो आप उसका फंक्शन पढ़ते हो, है ना? उस फंक्शन को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि प्रैक्टिकल फॉर्म में वो फंक्शनिंग है। आपको उससे जुड़ने का कोई वो नहीं मिलेगा। वो आपको ये नहीं दिखा रहा है कि समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं और समाज किससे पीड़ित है, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। यानी टोटली वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो फंक्शन पे बेस्ड है, फंक्शन के साथ उसमें किसी की भावनाएँ नहीं निहित है। मतलब वो कहीं न कहीं आप एक डॉक्टर को देखो कि वो कैसे काम कर लेते हैं। पर एक साहित्यकार को ज़रा देखिएगा, जब भी समाज में कोई पीड़ा होती है ना, तो ऐसा लगता है वो पीड़ा समाज में नहीं हुई है, वो उसके मन में कोलाहल मचा और वो तुरंत अपनी लेखनीबद्ध करता है, अपनी पेन से उस दर्द को बयाँ करता है और समाज में लेके आता है। कैसे? कबीर जी को लीजिए, जब वो साहित्यकार रहे होंगे, है ना? जिस समाज में जिन परिस्थितियों में वो लिख रहे थे, उनके लिए कितनी समस्याएँ रही होंगी। मतलब आप देखिए कि उस समय उनको पीड़ा बहुत सहनी पड़ती थी कि कोई भी आके, किसी भी जाति के व्यक्ति आके ये पूछते कि आपका कास्ट क्या है? मतलब कहीं भी चलते-फिरते हैं, आपका कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि जब समाज वैचारिक आधार पे, जाति के आधार पे और कई भी प्रकार के आधारों पे जब वो डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, एक साहित्यकार जो होता है, साहित्यकार क्या होता है बेसिकली? जनता की चित्तवृत्ति जो होती है ना, जनता की चित्तवृत्ति में जो समस्या है, जो आपने देखना है समाज में जो समस्या है, उससे वो विचलित हो उठता है और वो विचलित होकर बिल्कुल वो परवाह भी नहीं करता कि समाज क्या करेगा, वो तुरंत लिख पड़ता है। और जब वो लिख लेता है, तब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको ये एहसास होता है क्योंकि जो बड़े साहित्यकार होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, जनता को अपने साथ लेके चलते हैं। तो ये चीज़ करता है साहित्य, यानी साहित्य लोगों के हित की बात करता है। वो बहुत ऐसा नहीं है स्वार्थी है ना? साहित्य भी लेखन कई प्रकार के हैं मतलब कभी पैसे के लिए भी, तो पैसे तो फिर जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन मेन मुद्दा साहित्य का है कि साहित्यकार सब नहीं बन सकते। साहित्यकार बनने के लिए आपके अंदर वो होना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या है? आप पढ़ रहे हो साहित्य। साहित्य क्या है? अब देखिए अलग-अलग लोगों ने साहित्य को अलग-अलग उसमें बोला है। जैसे प्रेमचंद जी के बारे में अगर हम देखें तो प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? साहित्य जीवन की आलोचना है। लोगों जितने साहित्यकार हैं उन्होंने अपने-अपने अलग-अलग जो विचार हैं वो दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कोट बहुत फेमस है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखोपेक्षता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को परदुख, कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं वागजाल, है ना? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का, यानी मैं जीवन को अगर देख रहा हूँ ना, तो जीवन को अपने नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं ग्रामीण परिवेश में जैसे किसान का मुद्दा चल रहा है, तो अगर उस मुद्दे को तो मैं किसान बन के उस मुद्दे को देखना चाहता हूँ, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कि जो वो जीवन जिया नहीं, वो जो संकट से गुज़रा नहीं,
उस रास्ते पे गया नहीं, वो उसकी हाइपोथेटिकल बात करके लोगों को इन्फ्लुएंस करा नहीं। ज़मीनी जो धरातल है उस पे जाऊँगा, उन लोगों की समस्याओं से रूबरू होऊँगा, उन समस्याओं को अपना समझूँगा और अपने समझ के फिर मैं लेखनीबद्ध करूँगा और फिर आपके सामने लेके आऊँगा। मैं वाकजाल का, लोगों की बड़ी-बड़ी बातों में फँसने का पक्षपाती नहीं हूँ। अरे वो साहित्य कहाँ होगा? वो साहित्य कहाँ होगा जब दुर्गतिहीनता और प्रमुखोपेक्षता से बचा ही ना सके, जो दूसरों के दुःख में रो ना सके, दूसरों के दुःख को अपना ना समझ सके, ऐसी चीज़ों को साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये हैं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जो परंपरावादी विचारक भी हैं और हमारे साहित्यकार की दृष्टि में अगर जो साहित्यकार की एक श्रेणियाँ हैं, उनमें आप देखेंगे तो लोग सर्वोत्कृष्ट या उच्चतम श्रेणी में शुमार व्यक्तियों में से हैं, साहित्यकारों में से हैं। अब रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, हमारी नहीं जनता की वाणी है। मैक्सिमम लोगों की जो समस्या उसकी जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, हमारी कलम जो हमारी लेखनी अभिव्यक्त करती है, वो मैक्सिमम लोगों की बातों को आप तक कन्वे करने की कोशिश करती है। उसकी जातीय चरित्र का दर्पण है, उसके चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसका सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये कहते हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, जनसमूह के नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति व मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। अब अभी तक जैसे मैंने इतने में आपको समझाया कि आपने क्या समझा कि साहित्य का मतलब क्या है। अब आप बताइए कि इतने में जब आपने साहित्य का अर्थ बस समझा, तो आपको जितने साहित्यकार हैं उन साहित्य की लेखनी में आपने देखा जो पारिभाषिक तौर पर उन्होंने परिभाषाएं रची, उसके केंद्र में क्या था? सभी के केंद्र में एक था। केंद्र ये था कि जनता की समस्याओं को समझना, उनके साथ अपनत्व का एहसास कर उनकी समस्याओं से रूबरू होना और उसको लेखनीबद्ध करके लोगों तक पहुंचाना ताकि उनके दर्द को हम महसूस करें, हम संवेदनशील बने। अगर साहित्य जैसा विषय आपके जीवन में नहीं है, आप इस जीवन से इस विषय में मतलब कि आप देखिए कि आज के भौतिकीकरण के जीवन में अगर आप मशीनी तंत्र कहते नहीं कि आज व्यक्ति जो है कृत्रिमता से लैस है, क्यों? क्योंकि उसको दूसरा वाला कुछ भी हो रहा है उसको एहसास ही नहीं होता। और ये इतना बड़ा संसार अगर संचालित हो रहा है जिसमें रिश्ते नाते प्रेम वात्सल इन सभी का अगर जीवन में कोई महत्व ही ना रह जाए तो इस जो पूरा संसार उसका संचालन कैसे हो? यानी हर एक व्यक्ति को सहृदय होना है। अगर सहृदय वो व्यक्ति होगा तो दूसरों के दुख को अपना समझेगा और कभी वो दूसरों को दुख नहीं देगा। इसलिए हमने कहा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, शायद ही आपको इतनी वो नहीं फ्रेंडली टाइप में, ये इतना आपको संवेदनशील या मानव को मानवता की श्रेणी में ले जाके शुमार करे जितना आपको साहित्य करता है। आपको साहित्य पढ़ते हुए इसलिए गर्व होना चाहिए कि ना आप सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, नहीं, ये आपके पूरे व्यक्तित्व के परिवर्तन का एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ साहित्य का मतलब। अब किसी के सामने आप बता सकते हैं कि साहित्य हम क्यों पढ़ रहे हैं? साहित्य से हम जुड़े हैं बेसिकली। अब दूसरा जो मुद्दा आता है कि हमने कहा वही कि आप पढ़ रहे हो ना तो जरा इसका प्रासंगिकता बताओ। अभी तो आपने अर्थ बताया कि ठीक है आप साहित्य इसलिए पढ़ रहे हो, लेकिन अब आप समझाओगे कि मैं इसका प्रासंगिकता बताता हूँ। प्रासंगिकता किन रूप में बताता हूँ? प्रासंगिकता कुछ इस रूप में बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि प्रासंगिकता क्या है। जैसे नामवर सिंह है, मार्क्सवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं नामवर सिंह। ये कहते हैं कि प्रासंगिकता वही है जो हमारे विचारों का अनुमोदन करता है, जो आज से अलग हमें चुनौती देता है, वह आज प्रासंगिक क्यों नहीं है। यानी बात कुछ इस प्रकार है, यह प्रासंगिकता का और मतलब कि साहित्य के संदर्भ में साहित्यकार पेट भरने में सक्षम हो या नहीं, परंतु मानव को मानवता के साथ जीने में अहम भूमिका हेतु प्रासंगिकता का निर्वहन करता है। यानी चीजों को, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, एक साहित्यकार को आपने ज्यादातर साहित्यकारों को, हिंदी के साहित्यकारों को जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वो जीवन ना बहुत ही अभाव में बिताए हैं। उन्होंने कभी अपने वसूलों से समझौता क्यों नहीं की? वसूलों से समझौता इसलिए नहीं की कि जिस दिन वो अपने वसूलों से समझौता करने लगते, उस दिन जो अपने पैसे में उन लोगों के दुख दर्द को लोगों तक पहुंचाने की बात होती ना, वो उनकी कलम वहीं रुक जाती। जब व्यक्ति उठता है और लोगों को सामने से जाके चुनौती देता है तो लोग उसको खरीदने का प्रयास करते, पर एक सच्चा साहित्यकार बिकता नहीं वहां पे। इसलिए शायद ही वो सक्षम हो, पैसे में भले ही अभाव में हो,
पर वो व्यक्ति प्रासंगिकता इस प्रकार बनाए रखता है कि समाज में जो चीजें हैं समस्या वो आपके सामने लाएगा, आपके विचारों का अनुमोदन करता है, साथ ही साथ क्या करता है प्रासंगिकता आपके वर्तमान नियति को दिखाता है। अप्रासंगिक जो वैचारिक जड़ता है उसको तोड़कर आपको मजबूर करता है कि आप सोचिए इन विषयों पे, क्या आज प्रासंगिक है? कोई भी, जैसे दहेज प्रथा, जब आप कोई भी उत्पीड़न हुआ किसी नारी के साथ, उस समय वो सोचने पे मजबूर करता है ये समस्या कल भी थी, आज भी है, पहले भी रहेगी, मीन्स फ्यूचर में भी रहेगी। क्या इस बेड़ी को यहीं पे तोड़ देना चाहिए? क्या अपनी परंपरावादी मूल्य इतने जकड़े हुए हैं, जो चीज़ गलत है सो गलत है तो तोड़ देना चाहिए, तो हटा देना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? तो प्रासंगिकता आपको बताएगा जब साहित्यकार लिखेगा, वो बताएगा कि देखो कल ये ऐसी समस्या थी, आज ये ऐसे हमारे समाज को खाए जा रही है, अगर ये फ्यूचर में रही तो बदल बिल्कुल क्या करेगी बर्बाद कर देगी। और उस समय आपके मन में एक कोलाहल आता है, जन समूह जो सैलाब होता है जो पढ़ता है, अंदर से आता है कि सच में गलत है और ये आपके वैचारिक परिवर्तन इस प्रकार साहित्य करता है। देखिए साहित्य की जो प्रासंगिकता है, प्रासंगिकता का मतलब ही यही होता है कि वह वस्तु समाज के अस्तित्व या विकास में कोई योगदान दे पा रहा है कि नहीं दे रहा है। यानी जब किसी लेखक ने दहेज प्रथा पे कोई मान लीजिए वो उपन्यास लिख दिया और उपन्यास को करीबन मान लीजिए कि आपके समाज में रहने वाले 100 लोग पढ़ लिए, क्या उनके वो वैचारिक जड़ता को मिटा पाया कि नहीं? जो जड़ें एकदम वो टिके हुए थे कि बिना इसका हमारा हो ही नहीं सकता कुछ, क्या वो वहाँ से हट सकते हैं कि नहीं? अगर हट गए तो आपका साहित्य हो गया वहाँ सफल, हो गया वो प्रासंगिक, क्योंकि वो वैचारिक जड़ता को खत्म करके एक नई दिशा में एक व्यक्ति को सोचने पे मजबूर किया है और जो सोचने पे मजबूर किया है ना, यही एक नई दिशा दिया और यही जो नई दिशा दिया है, यही है प्रासंगिकता उसकी। अब प्रासंगिकता की कुछ प्रतिमान होते हैं कि आपको प्रासंगिकता को लेके चलना है तो उसका बेसिकली कुछ प्रतिमान निर्धारित किया गया है कि प्रासंगिकता के बारे में अगर जब पढ़ते हैं तो प्रतिमान क्या है? पहला प्रतिमान यही है कि जब मैंने प्रारंभ में ही बता दिया कि साहित्य पढ़ते वक्त हर एक समय जब भी आप जैसे दिव्या, अभी आप दिव्या उपन्यास को पढ़िएगा, है ना? आप अपना रिप्लाई करते रहिएगा। आप मुझे बताइएगा कि कैसा आपको फ़ील हो रहा है। आपको लगेगा कि दिव्या उपन्यास जब आपने पढ़ना शुरू किया, मधुपर्व की घटना मैंने वहाँ पढ़ा दी है, ऐसे-ऐसे अभी धर्मस्थ का प्रसाद चलेगा। आपको लास्ट तक दिव्या से जाते-जाते आपको एक ना मन में एक कोलाहल मच जाएगी अगर आपने ढंग से इसको पढ़ लिया। आपको ये फ़ील होगा कि एक व्यक्ति की जर्नी किन-किन पड़ाव से गुज़रती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके सामने परिस्थितियाँ कैसे-कैसे खड़ी हो सकती हैं। सोचिए आप एक किताब पढ़ रहे हो जिसको क्या एक रचना पढ़ रहे हो जिसको यशपाल जी ने लिखा है और उन्होंने ऐतिहासिक भावभूमि पे अपनी कल्पना का चित्र दिया, परंतु आप जब उस रचना को पढ़ेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, ये सिर्फ दिव्या जो काल्पनिक पात्र है वो दिव्या की समस्या नहीं है, आज की नारी समस्या, नारी केंद्रित बहुतों लोगों की समस्या है। ये पृथुसेन जो समस्या से वहां पे गुजर रहा है वो उसी का नहीं है, बहुत से लोगों का है। ये चारवाक मारिस वहाँ पे जो है, वो दार्शनिक पक्ष में अगर बोलता है तो आज का भी है कि लोग अगर दर्शन में कोई झाड़ रहा है तो उसको बेवकूफ समझते हैं। हालाँकि वो बहुत डीपेस्ट नॉलेज रखता है वो बंदा। तो देखिए प्रतिमान में हमने कहा कि पहला प्रतिमान क्या होता है मनुष्य को संवेदनशील बनाना। पहले तो उसकी संवेदनशीलता बनाने की क्षमता कैसे? सोचिए कि पहला जो लिखा गया बेसिकली महाकाव्य के तौर पे अगर हम देखा जाए, तो जो आदि कवि वाल्मीकि के मुख से फूटी कविता कब फूटी थी पहली? क्रौंच पक्षी के प्रति उनकी तीव्र संवेदनशीलता का विस्फोट हुआ था। एक पक्षी को विछुड़न को देख के उनको विस्फोट हो गया। सामान्य लोग ऐसे चलते-फिरते रहे, एक्सीडेंट हो जाए, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो संवेदनशीलता, सहृदयता, वो प्रेम, वो वात्सल्य मानव की तरफ मानवता का एक जो रास्ता होता वो उनकी तरफ नहीं होता। वो जीवन में मानव तो ज़रूर होते हैं, शारीरिक संरचना में एक मानव कंकाल के रूप में होते हैं क्योंकि उनमें साहित्य नहीं होता। वो व्यक्ति संवेदनशील नहीं होता, आपके दुखों को नहीं समझेगा और जब नहीं समझेगा तो फिर वही चीज़ है समस्या, कि सब कुछ होता रहेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है पहला साहित्य की प्रासंगिकता का पहला प्रतिमान संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब दूसरों के दुःख में दुखी होने की वह शक्ति जो समाज के जटिल ताने-बाने को संरचित करती है। जैसे यही लिखा गया है, आपने देखना है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ऐसे किसी के मन से नहीं निकला होगा, यानी जिस कवि ने किसी की बातों को सबके सामने रखा होगा, तो ज़रूर ही वो संवेदनशील सहृदय व्यक्ति वियोगी होगा।
तो इसलिए पहली बात बोली गई है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा, आह से उसको दर्द से कराह से निकला होगा गान, और निकलकर उसकी आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। साहित्य की प्रासंगिकता का अगर हम दूसरा ऐसा ही प्रतिमान निर्धारित करें तो वो क्या है कि वो वैचारिक स्तर पे आपको यथा स्थिति बनाए नहीं रखता है, चीजों को कहता है कि आप प्रगति विरोधी, रूढ़िवादी, यथा स्थितिवादी, यानी जो सामाजिक जड़ता होता नहीं कि आपका समाज है और आपको हमेशा से ये पता चल रहा है कि ये समाज ना पतनोन्मुख स्थिति में इस वजह से चला ही जाएगा। आप पढ़ लिए, आपकी पूरी पीढ़ी में आगे पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं कि जो प्रगति विरोधी आपके घर में गतिविधियां उनके खिलाफ वो खड़े और लोगों को समझाएं कि पहली पीढ़ी पढ़ी नहीं थी, हम पढ़े हैं, देखिए आप ये गलत कर रहे हो, आप नहीं खड़े ही नहीं हो रहे हो। तो मतलब प्रासंगिकता की ये मतलब है कि आपने समझ लिया, पढ़ लिया, सक्षम हो गए, तो जो भी प्रगतिशीलता में अवरोधक का काम करता है, आप वहां पे खड़े हो और वस्तु स्थिति या रूढ़िवादिता की जकड़न और जो समय की प्रगति के विरोधी वो लोग हैं, उन्हें समझाइए कि आपको उससे आगे निकलना है। जैसे आपने देखा है कि किस प्रकार कबीर जी खुद कह के चले गए हैं कि हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं, मरम कोई ना जाना। मतलब वो कहते हैं कि व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिमान हो, समाज को तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जरा समझो कि ये कोई हिंदू कोई मुस्लिम, इन दोनों के बीच में लड़ाई, यानी वास्तविकता तो मैं जान रहा हूँ, आप तो जान ही नहीं रहे हो। तो मतलब हिंदू कहते राम हमारा, ऐसे ही जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। जाति प्रथा कल भी एग्जिस्ट करती थी, आज भी कर रही है। आए दिन आप न्यूज़पेपर के फ्रंट को खोलिए, हेडलाइन को पढ़िए, तो अगर संवेदनशील व्यक्ति होंगे तो एक बार आपकी रोएं जरूर कांपती हो, क्योंकि इतनी समस्याएं इससे हैं जुड़ी कि अगर हमारे यहाँ पे भारत में अगर इससे थोड़ी सी पार पा ली जाती तो कितनी ज्यादा वो हो जाती स्थिति अच्छी। ये आज की बात नहीं है, ये कबीर कब कह के चले गए हैं, मध्यकाल में। और क्या मध्यकाल से आज आप आधुनिक हिंदी में भी, आप कौन सी हिंदी में पढ़ रहे हो, नवीन नवीन विचारधाराओं के अनुरूप आप देखो एक दुनिया समानांतर जैसी कहानियां लिखी गई, और मतलब आज बहुत आगे आप आ चुके हो, पर क्या कबीर अभी भी प्रासंगिक नहीं है? वो जो बोल रहे हैं कि आज वो स्थिति हमारे यहाँ पे आज भी नहीं है वही स्थिति है। आज भी इस मुद्दे पे लगातार लड़ाई झगड़ा, वोट बैंकिंग सब कुछ चलता है। तो पहला प्रतिमान संवेदनशील सहृदय बनाना। दूसरा, जो प्रगति विरोधी और रोधक है, वहां पे आपको यथा स्थितिवादी वैचारिकता का पुरजोर खंडन करके आपको तार्किक विचार से लैस करके उन्हें बताना है कि किस प्रकार ये समस्या कल थी, आज बदलाव है, बदलाव को आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट के साथ फिर बढ़ो, एक्सेप्टेंस को लेके बढ़ो। इस वीडियो को मैं यही फिनिश करती हूँ, है ना। आगे नेक्स्ट वाला पार्ट आपका आएगा, फिर कंटिन्यू इसको करते हैं। अभी तो प्रतिमान चलेगा, महत्व चलेगा। हालांकि देखिए वीडियो में मैं डीपेस्ट थोड़ा सा जा रही हूँ, बट ये मैं बता रही हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल इसलिए रहेगा कि अब आपको वन लाइनर वगैरह याद नहीं करना होगा, चीजें आप समझेंगे, समझ विकसित कर लेंगे, तो कल को किसी के समक्ष खड़े होके जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बता तो पाएंगे बेसिकली हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, है ना। कल अब फिर मिलते हैं इस पे, तो फिर आगे हम इसको क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं।